नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर फोन करके जो है बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, सीएम धामी ने कहा कि लक्ष्य सेन से जो है ये शानदार उपलब्धि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य की मेहनत, समर्पण और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये साबित करता है कि लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ हर कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के अजमेर स्थित अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला के तीर्थराज पुष्कर में द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने आश्रम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहयोग राशि देने की घोषणा की है, जबकि पूर्व में 1 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुष्कर के धार्मिक महत्व और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। हमारा पवित्र और पुण्य स्थान है पुष्कर राज, और यहाँ पर आना सदैव पुष्कर राज की कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस भूमि में बार बार आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर 1936 से यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोग काम करते हैं और उन्होंने यहाँ पर आश्रम धर्मशाला का निर्माण किया है। और ये आश्रम, ये धर्मशाला इस क्षेत्र में आने वाले सभी भक्तगणों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आशय का काम करती है। और जिनके पास बहुत साधन नहीं होते उनकी भी सहायता होती है। तो आज उसके भवन के द्वितीय तल का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। उस कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सरकार के द्वारा इसके लिए संपूर्ण सहयोग यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और उत्तराखंड के समाज के लोग, श्रीमान सुरेश सिंह रावत जी, माननीय ओंकार सिंह लखावत जी और हमारे कलेक्टर सर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रजापति महाराज ब्रह्मा जी की उत्तराखंड राज्य और प्रदेशवासियों से सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सदियों से सनातन संस्कृति, तप, योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ का दिव्य वातावरण हर आतंक को आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के मंदिर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम ने जाकर पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां पे उन्होंने ब्रह्मा जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का मंदिर जो है सांस्कृतिक तप का जो है एक बड़ा केंद्र है और वहां जाकर सीएम पुष्कर सिंह ने ब्रह्मा जी से जो है हाथ जोड़कर पूरे प्रदेशवासियों के लिए जो है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की नई टीम के ऐलान के बाद हरीश रावत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें पार्टी के नए अध्यक्ष से अपील की है कि उन्हें बूथ अध्यक्ष बना दिया जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह समेत पूरी कांग्रेस
को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस में 3 लोगों का संगठन है और टीम के ऐलान के बाद जिस प्रकार का हल्ला मचा हुआ है वो सभी जानते हैं कि महेंद्र भट्ट ने गणेश गोदियाल के नकली बंदूक वाली वीडियो पर भी हमला किया है। कांग्रेस का संगठन अभी 3 लोगों को बनाया और 3 लोगों के संगठन के बाद जिस प्रकार हल्ला मचा हुआ है वो सर्वविदित लोग जानते हैं। कांग्रेस में नामित होते हमारे चयन होता है। कांग्रेस का जो संगठन बना है उस संगठन के जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो सोशल मीडिया में आप सब लोग देख रहे हैं। कभी फूस बारूद की चर्चा आ रही है, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी को हाथ में एक नकली बंदूक लेकर अपने कार्यकर्ताओं को जाने धमकाने का सोशल मीडिया में देख रहा हूं। कभी मैं देख रहा हूं कि जो व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री हो वो एक मैसेज दे रहे हैं बूथ के कार्यकर्ता नहीं है, वो बूथ अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। तो अभी कांग्रेस का स्वरूप बिल्कुल बनकर आएगा, वो सबका सम्मुख होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में आयोजित स्वागत और सम्मान समारोह में चंद्रोटी, गढ़ी और गुजराड़ा और सरोना की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के नवनिर्वाचित सभापति, उप सभापति और सभी सदस्यों को पुष्पमाला पहनाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री जोशी ने चुने जाने पर नए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सहकारिता व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और समितियों के माध्यम से किसानों, युवाओं एवं स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। मैं तो गुरुओं का सम्मान करता हूं। किसानों को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है और इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय माननीय अमित शाह जी को मिला है और उसके माध्यम से आज लोगों को जोड़कर उनकी आर्थिक को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। यहां के मार्गदर्शन में माननीय गांधी जी लगातार सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो विकसित भारत का 2047 का सपना है उसको साकार करने में ये सहकारिता आंदोलन एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह। मैं तो गुरुओं का सम्मान करता हूं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में एल्मिको के माध्यम से आयोजित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो वहीं इस कार्यक्रम में पीएफसी की सीएसए निधि से 169 दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें वितरित की गई। तो वहीं इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की इस सराहनीय पहल के लिए बधाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण यहाँ पर किया गया है और मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान करना चाहता हूँ। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था, आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द को मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राईसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। ये समाज का वो वर्ग है।
खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़काला स्थित कैंप कार्यालय से नाबार्ड योजना के अंतर्गत स्थापित पॉली हाउस में 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए जनपद देहरादून के चयनित 28 कृषकों के दलों को गोविंद बल्लभ पंत नगर यूनिवर्सिटी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जय जवान जय किसान। हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना जो नाबार्ड के सहयोग से चल रही है, 3 साल के अंदर 50,000 पॉली हाउसेज लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। तो क्या जिसके माध्यम से हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं। जहां सीजन में गोभी 4 रुपए 5 किलो बिक जाती है, बेमौसमी मौसम में 150 रुपए तक बिक जाती है। इसके माध्यम से हम किसानों की आय को दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार कर सकते हैं। और समय समय पर हम अपने किसानों को ट्रेन करने के लिए पंतनगर भेजते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में यहाँ के 28 किसानों को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमने पंतनगर भेजा है। प्रदेश के सभी जनपदों में राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कराने के काम चल रहा है। इसके लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को अंतिम तारीख घोषित की है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में केवाईसी नहीं हो पाई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जन मिलने के कार्यक्रम में जो है उन्हें कई बार इसकी शिकायत मिली और अंगूठा स्कैन न होने के कारण या रेटिना स्कैन न होने के कारण, फिर घर के मुखिया के रोजगार के चलते बाहर होने के कारण उनकी केवाईसी तक नहीं हो पाई है। कुछ अत्यंत बुजुर्ग और रोगों से पीड़ित लोगों की भी केवाईसी नहीं हो पाई है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को यह चिंता थी कि नवंबर के बाद उन्हें राशन मिल पाएगा या नहीं, लेकिन अब सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में राशन वितरण नहीं रोका जाएगा। ऐसे परिवारों को केवाईसी कराने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा। गायत्री भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि ई-केवाईसी होनी है। जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनकी ई-केवाईसी इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंब प्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी। थंब प्रिंट भी था और जिनका थंब प्रिंट नहीं आता है उनका आंखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंब प्रिंट नहीं आ पा रहे हैं और कई लोगों के थंब प्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों से जारी पलायन के बीच एक उत्साहजनक बदलाव देखने को मिल रहा है। पलायन निवारण आयोग की नवीनतम सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अब तक 6,282 प्रवासी अपने पैतृक गांव में वापस लौट आए हैं। इस रिवर्स पलायन को राज्य सरकार की नीतियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री शंकर कोरंगा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव को सशक्त बनाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो पहल की है, उनकी बदौलत प्रवासी घर लौट रहे हैं। कोरंगा ने कहा कि धामी सरकार ने न सिर्फ पलायन रोकने की दिशा में काम किया है, बल्कि गांव में नए अवसर पैदा कर रहे युवाओं में भरोसा भी जगाया है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस प्रदेश के माननीय जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत सरकार काम कर रही है। ये विभिन्न योजनाएं, क्योंकि गिनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जो पलायन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आधार मानते हुए एक से एक चीजें की, चाहे यहाँ मंदिरमाला प्रोजेक्ट हो और हमारे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो। सबसे बड़ी बात है कि एक एक चीजों पर उसमें
वार्ता हुई, चर्चा हुई और प्रत्येक व्यक्ति, ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि माननीय धामी जी के नेतृत्व कौशलता का परिचय है। देखिए, जब से मुख्यमंत्री धामी जी बने हैं, युवा मुख्यमंत्री, और जो उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, अभी खुर्सिया में 72,000 लोग रोजगार देने के लिए वहाँ इंडस्ट्री का काम हो रहा है, इन्वेस्टर समिट हुई और लोगों को जो आकर्षित किया जगह दुनिया भर में उन्होंने बातचीत की, उससे लोअर्स पलायन तो उन्हें सुविधा मिल रही है। और मैं तो एक दिन एक स्टार्टअप में गया था मीटिंग में वहाँ देहरादून, तो मैंने बड़े नौजवानों को देखा 40-40 करोड़ 30-30 करोड़ के कारोबार कर रहे, लंदन से जर्मनी से लौट के आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं लोगों से बताता भी हूँ। तो उस मीट को मैं आया, करीब 40-45 लोग थे और लोग अपने काम कर रहे हैं। यहाँ गर्म पानी में 3 बच्चे MBA करके पहाड़ी पिसी हुई नून बेच रहे हैं। 2 करोड़ का साधारण कारोबार है। सर हमने यहाँ से जाना नहीं है, चुनाव करा के जाना है। उपनल कर्मचारियों को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिलेगी। सरकार जल्द उपनल कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरी करने जा रही है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने कोर्ट को ऑर्डर जो दिया है और उसमें कर्मचारियों की मांग पूरी करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि उपनल कर्मचारियों से लगातार वार्ता की जा रही है, उनकी मांगों को चरणबद्ध तरीके से अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ा वित्तीय खर्च होने के कारण समय लगना लाजमी है। दरअसल 2 हफ्तों से अधिक समय से प्रदेश भर के उपनल कर्मचारी नियमितीकरण और समान वेतन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार और उपनल कर्मचारियों के बीच समन्वय बना हुआ है। तो हम उपनल के उपनल रह गए। हम लोग लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और जो पूर्व में भी उनसे काफी बातें की गई थी, क्योंकि एक बड़ा वित्तीय खर्चा है, तो इसको चरणों में इस जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है और उनकी जो मांगे हैं उसको चरणबद्ध रूप से पूरा करने के लिए उनको आश्वस्त भी किया गया है। हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो सरकार को समय दें और ये जो मांगे हैं या जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम लोग पूरा करें। सर तो हम उपनल के उपनल रह गए, तब कहानी में तिकड़ा होगा। तो सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर किच्छा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा यूनिटी मार्च एकता पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा में हजारों लोग जो है हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं कार्यक्रम संयोजक राजेश शुक्ला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा। उन्होंने कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष हमारे देश में पैदा नहीं हुए होते तो इतनी कुर्बानियों के बाद भी आजाद हुआ भारत 500 से अधिक टुकड़ों में बंट गया होता। उन्होंने अपने फौलादी व्यक्तित्व एवं दूरदर्शिता से 500 से अधिक रियासत को हिंदुस्तान से मिलाकर जो काम किया है, उससे यह साबित होता है कि सच्चे मायने में वे भारत के रत्न थे। और वो हिंदुस्तान के हर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई है। पूरे 15 से 25 तक का हमारा अभियान है और इस अभियान के तहत आज यहाँ हमारे किच्छा विधानसभा की ये यात्रा आज शुरू हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा जो आवास विकास में स्थित है वहाँ से, और वहाँ से लगभग हम तमाम बस्तियों को घूमते हुए मुख्य बाजार से होते हुए और बंडिया ग्राम सभा के इस चीनी मिल प्रांगण में इस यात्रा का हम समापन कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे प्रभारी प्रमोद मित्तल जी जो जिले के मंत्री यहाँ मौजूद हैं, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष गोल्डी गोराया जी, पिंकी ढीमरी जी और मयंक तिवारी जी और सभी कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे सोसाइटियों के चेयरमैन और हमारे ग्राम प्रधान, BDC मेंबर्स, पार्टी के तीनों मंडलों के कार्यकर्ता और अन्य जनता और साथ साथ शहर के सभी वर्गों ने, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे रेशनल एसोसिएशन हो या अन्य लोग हैं, सबने हमारा स्वागत किया जगह जगह और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस यात्रा में भागीदारी की। राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने एकीकृत भारत बनाया, जिन्होंने 565 रियासतों का विलय करा करके एक नया हिंदुस्तान खड़ा किया जो आज हम देख रहे हैं, और भारत के एकीकरण के लिए, भारत के सशक्तिकरण के लिए और भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलाने के लिए सरदार वल्लभ पटेल जी ने अपने जीवन भर काम किया। आज यही सच्ची श्रद्धांजलि है उनके लिए कि हम उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आगे बढ़ें, वैसा ही मजबूत और निर्भीक राष्ट्र बनाएं, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएं। देवभूमि को पाखंड का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे ढोंगी बाबाओं पर अब सरकार का सीधा प्रहार शुरू हो चुका है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन
कालनेमी के तहत बाजपुर और रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि साधु का भेष बनाकर घूम रहे संदिग्ध लोगों को धरपकड़ के दौरान जो है बाजपुर पुलिस ने 9 और रुद्रपुर पुलिस ने 12 नकली बाबाओं को पकड़कर थाने पहुंचाया है, जिससे पुलिस का कहना है कि दूसरे राज्यों से अपराध में शामिल तत्व अक्सर साधु की वेशभूषा धारण कर उत्तराखंड में शरण लेने की कोशिश करते हैं। ये पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी आपको पता है चल रहा है, जिसमें कि जो ऐसे जो छद्मवेश धारण करके पब्लिक को ठगी करते हैं 10 रुपया बन के, ऑपरेशन कालनेमी का फोकस उन पर है। तो वो कार्रवाई आज सवेरे से आज करी गई थी। बड़ी संख्या में ऐसे संदिग्ध लोगों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और जो अपना पूरा डिटेल नहीं बता पाए। राजधानी दिल्ली में हुई आतंकी घटना के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत एसएसपी देहरादून के निर्देशानुसार शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दून पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। तो वहीं इस अभियान के तहत सीमावर्ती चेक पोस्ट, आंतरिक मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की बारीकी से जांच की जा रही है। ग्यारह नवंबर 2024 की रात को ओएनजीसी चौक पर हुए दिल दहला देने वाली घटना में कैंट कोतवाली पुलिस ने 1 साल बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जल्द ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। देखिए, ओएनजीसी का एक्सीडेंट केस था जिसमें बच्चों की बड़ी इस तरह से मतलब अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद डेथ हुई थी और वो केस भी काफी दुखद था, सभी के संज्ञान में भी है। उसमें चूंकि एक लीगल इशू था कि जो चश्मदीद था बालक जो बच गया था, तो कोशिश यही रहती है हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई चश्मदीद है तो हमें एकदम वैसे जो कैमरों के थ्रू या अन्य चीजों के थ्रू जो हमें चीजें मिल पाई थी इन्वेस्टिगेशन में सब इंक्लूड हो गई थी। लेकिन अगर चश्मदीद हमें कोई चीज बताता है तो केस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और सच्चाई जानने के लिए भी ज्यादा जरूरी होता है। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर चला है। आपको बता दें कि एक्शन मोड में धामी सरकार नजर आए और सरकारी जमीनों पर कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है, जिससे अतिक्रमणियों ने हड़कंप मचा हुआ है। वहीं तहसील प्रशासन की टीम ने डाक पत्थर, नवाबगढ़, भीमावाला और ढाकरानी, ढालीपुर और कुल्हाल क्षेत्रों में चिन्हित कुल 111 अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। यूजेवीएनएल की जमीनों पर बने वकीलों के चैम्बर, ग्रामीणों के अस्थायी निर्माण और अवैध तरीके से खड़े मकानों को हटाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाए जाने के जो निर्देश दिए गए थे, उसके क्रम में यूजीवीएनएल के द्वारा 6 जगहों से 111 स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाना, जिसपे कार्रवाई चल रही है। कौन कौन से गांव है जहाँ पर ये टोटल 6 गांव है, कुल्हाल से लेके ढकरानी तक। कितने दिन तक ये कार्रवाई चलेगी और इसमें कौन कौन सी टीमें आई है जो उसके थाने में होगा? अभी ये चालू है जब तक कंप्लीट नहीं होगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।